हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन जो पूछा गया 2013 में आया हुआ है। क्या पूछा है? कॉपर पायराइट के भर्जन में होने वाली अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। सिर्फ इतना पूछा गया, ठीक है। फिर दूसरी बार पूछा गया है कॉपर के दो सल्फाइड अयस्कों के नाम, सूत्र, बेशेमरीकरण में प्रयुक्त होने वाले रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। 2014 में पूछा गया है। फिर देखिए भर्जन क्या है? कॉपर पायराइट के भर्जन में होने वाली अभिक्रियाओं का समीकरण लिखिए। 2014-2020 में पूछा गया है। फिर देखिए 2015 में पूछा गया है बेशेमर परिवर्तक का सचित्र नामांकित वर्णन करें। बेशेमरीकरण को स्पष्ट करें। फिर देखिए 2015 में 17 में सारे क्वेश्चन बारी बारी से पूछे गए हैं, ठीक है। तो आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। इसमें क्या क्या करना आपने देख लिया, क्या क्या करना है क्या नहीं करना है सब कुछ। तो देखिए कॉपर के दो सल्फाइड अयस्क पहले लिखेंगे। कौन कौन से होते हैं? तो एक है भैया कॉपर पायराइट है, CuFeS2 है। और दूसरा है कॉपर ग्लास, जिसे बोलते हैं Cu2S, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, कॉपर पायराइट से कॉपर का निष्कर्षण कैसे किया जाएगा, मतलब कॉपर पायराइट से कॉपर को कैसे बाहर निकाला जाएगा, ये सारी क्रियाएं होंगी। तो आइए देखते हैं। कॉपर पायराइट तांबे का मुख्य अयस्क है, ठीक है। कॉपर पायराइट तांबे का मुख्य अयस्क है। यह तांबे और लोहे का संयुक्त सल्फाइड अर्थात CuFeS2 होता है। तो देखिए आगे, इससे तांबा निष्कर्षित करने पर कठिनाई आती है, ठीक है। कह रहा इससे तांबा निष्कर्षित करने में क्या होता है बच्चों, बहुत ही दिक्कत की समस्या होती है, अर्थात कठिनाई होती है। फिर है साधारण भर्जन क्रिया पर लोहे का सल्फाइड ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, परंतु कॉपर पायराइट तांबे और लोहे का संयुक्त सल्फाइड है और तांबे की बंधुता सल्फर के प्रति लोहे की अपेक्षा अधिक तथा ऑक्सीजन के प्रति कम होने के कारण जब तक सारा लोहा ऑक्सीकृत होकर अलग नहीं हो जाता तब तक ऑक्साइड में परिवर्तित नहीं होता है। भर्जन क्रिया में कुछ कॉपर ऑक्साइड बनता है, परंतु बाद में फिर से सल्फाइड में बदल जाता है, ठीक है। कह रहा पहले भर्जन क्रिया में कुछ कॉपर ऑक्साइड बनता है, लेकिन बाद में सल्फाइड में बदल जाता है। तो देखिए इसके निम्न चरणों में क्रिया चलती है। तो जैसे पहला क्रिया क्या है इसमें, सांद्रण क्या है, फिर भर्जन आएगा, ठीक है। तो पहले सांद्रण समझते हैं। अयस्क को पीसकर बारीक चूर्ण बना लिया जाता है, ठीक है। कह रहा अयस्क को पीसकर बारीक चूर्ण बना लिया जाता है और फिर तेल और जल के साथ मिलाकर फेन प्लावन प्रक्रम द्वारा सांद्रित कर लिया जाता है। अब देखिए दूसरा टॉपिक है आपका भर्जन। इसमें क्या होता है, सांद्रित अयस्क का वायु की अधिक मात्रा और ताप पर भर्जन किया जाता है। मतलब कह रहा है इसमें
जो अयस्क होता है उसके लिए वायु की मात्रा अधिक होती है, ताप अधिक होता है, तब भर्जन क्रिया होती है। आगे देखिए, यह क्रिया परावर्तनी भट्टी में होती है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है, अगर पूछ ले कि भर्जन क्रिया किस भट्टी में होती है तो आप बताएंगे परावर्तनी भट्टी में भर्जन क्रिया होती है। इस भट्टी में अयस्क में आगे सीधे नहीं लगती, अर्थात कह रहा है आगे मतलब मैंने गलत बोल दिया इसमें, आगे मतलब आग सीधे नहीं लगती है। गैस की ज्वालाएं अयस्क पर केंद्रित होती हैं। गैस की ज्वालाएं अयस्क पर केंद्रित होती है। भट्टी में हवा के लिए विशेष छेद बने होते हैं। कॉपर पायराइट का यहाँ आंशिक ऑक्सीकरण होता है। कॉपर पायराइट का यहाँ आंशिक ऑक्सीकरण होता है। इसका कहने का मतलब है थोड़ा थोड़ा इसमें ऑक्सीकरण होना स्टार्ट हो जाता है। और गंधक की बहुत सी मात्रा SO2 के रूप में निकल जाती है। ठीक है। भर्जन के बाद आयरन के ऑक्साइड और सल्फाइड का मिश्रण प्राप्त होता है। तो आइए इसका रिएक्शन देखते हैं। देखिए इसका रिएक्शन क्या होगा, 2CuFeS2 प्लस ऑक्सीजन O2 होगा तो क्या बनेगा Cu2 और यस सल्फ, और उसके बाद बनेगा आपका FeS और सल्फर डाइऑक्साइड। बताया गया अभी बाहर निकल जाता है। फिर से क्रिया कराएंगे हम लोग 2FeS अर्थात फिर प्लस 3O2 तो क्या बनेगा FeO प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है। फिर देखिए भुनाने के समय मतलब जब भुना जाता है इसको, कुछ क्यूप्रस ऑक्साइड भी ऑक्सीकृत होकर क्यूप्रस ऑक्साइड बन जाता है। जैसे देखिए 2Cu2S प्लस 3O2 एरो 2Cu2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ये आपका क्यूप्रस ऑक्साइड बन जाता है। फिर देखिए इस क्रियापद में कॉपर पायराइड अधिकतर Cu2S अथवा FeO में परिवर्तित हो जाता है, परंतु आयरन सल्फाइड का ऑक्सीकरण अपूर्ण रहता है। अब भी इसमें कुछ अर्थात शेष FeS बचा रह जाता है। चलिए आगे देखिए, तीसरा टॉपिक है आपका प्रगलन। तीसरा है प्रगलन। भुनी हुई अयस्क को मतलब जब इसको अच्छी तरह से भून लिया जाता है, कोक और रेत मिलाकर मिश्रण का जल से चारों ओर घिरी वात्या भट्टी में प्रगलन किया जाता है। इस क्रिया में अयस्क अपघटित हो जाता है और अधिकांश आयरन सल्फाइड आयरन ऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। निस्तापन के समय ऑक्सीकृत हुई क्यूप्रस ऑक्साइड आयरन सल्फाइड के द्वारा पुनः क्यूप्रस सल्फाइड में परिवर्तित हो जाती है। तो देखिए रिएक्शन देखिए आप, 2CuFeS2 एरो Cu2S प्लस 2FeS प्लस O2। फिर पुनः कराएंगे इससे हम लोग रिएक्शन। देखिए इससे तो क्या होगा, 2FeS प्लस 3O2 एरो 2FeO प्लस 2SO2 बनेगा। फिर हम लोग कराएंगे क्यूप्रिक ऑक्साइड से Cu2O से और FeS तो क्या बनेगा FeO प्लस
Cu2 यस बनेगा। तो देखिए ये है आपका वात्या भट्टी का चित्र, ठीक है क्या बच्चों, वात्या भट्टी का चित्र है। इसमें भर्जन क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है बच्चों, इसमें भर्जन क्रिया होती है। तो आइए इसको चित्र को देखिए। यहाँ पास जो आपका ये बना हुआ है, ये आपका चार्जिंग नली होती है, ठीक है, जब इसमें विद्युत प्रवाहित किया जाता है। और यहाँ से अवशेष गैसें जो व्यर्थ गैसें वो बाहर निकल जाती हैं। और इसके अंदर का भाग जो होता है, इसमें भर्जित अयस्क कोक सिलिका, अर्थात इसमें जो अयस्क होता है, कोक एसाई सिलिका बालू वगैरह रखा जाता है इसमें। उसका जो ये बाहर का लेयर है, इसे जल का जैकेट कहा जाता है, मतलब इसके बीच में जल भरा रहता है। और ये एक वायु ट्यूबर है, अर्थात वायु टावर है, यहाँ से वायु प्रवेश कराया जाता है। और जब यहाँ से धातु और जब ये सब पूरा क्रिया हो जाती है, जैसे अग्निरोधक हीटें रहती हैं जिससे ताप बाहर ना आ सके, ये भी बताया गया। फिर यहाँ से ये जल का जैकेट, इसके अंदर जल भरा रहता है, ठीक है। और ये पूरा आपका स्टैंड है। और यहाँ से क्या होता है, जब पूरी क्रिया हो जाती है तो धातु मल यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है ऊपर ऊपर से, ठीक है। और फिर जो धातुएं होती हैं, जो बचे होते हैं शेष धातु, वो यहाँ से बाहर निकाल देते हैं गलित मैट के रूप में, ठीक है। तो आगे देखेंगे थोड़ा सा। तो देखिए फेरस ऑक्साइड रेत SiO2 से संयोग करके SiO2 से संयोग करके फेरस सिलिकेट धातुमल बनाता है जो ऊपर तैरने लगता है। तो देखिए FeO प्लस SiO2 क्या बनाएगा, FeSiO3 क्या है आपका धातुमल है, या इसे कहते हैं क्या, फेरस सिलिकेट, ठीक है, क्या बोलते हैं, फेरस सिलिकेट कहा जाता है। अब देखिए धातुमल को वात्या भट्टी से विशेष द्वार अर्थात विशेष जगहों से बाहर निकाल दिया जाता है, ताकि भट्टी के निचले भाग से क्यूप्रस सल्फाइड अर्थात गलित मैट को बाहर निकाला जा सके, जिसमें कुछ फेरस सल्फाइड भी मिला होता है और प्राप्त होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, मैट कहा जाता है। इसे मैट या गलित मैट कहा जाता है, ठीक है। तो आपका ये हो गया। अब देखिए लास्ट टॉपिक बचा है आपका क्या, बेसेमरीकरण। तो देखिए बच्चों ये आपका बेसेमरीकरण जो है आपका क्या है, चित्र है। आप देखे होंगे जो लिंटर डालने वाली मशीन होती है, सेम टू सेम ऐसे होती है, ठीक। तो आइए समझते हैं। द्रावित जो मैट बना लिया, ठीक है, द्रावित मैट को थोड़ी थोड़ी रेत मिलाकर बेशेमर परिवर्तक में पुनः गर्म किया जाता है, ठीक है। बेशेमर परिवर्तक नाशपाती के आकार का, मतलब जो नाशपाती होता है उसी के आकार का बना होता है, किसका, इस्पात लोहे का बना होता है, ठीक है। और इसके भीतरी दीवारों पर चूना CaO या मैग्नीशियम MgO का स्तर लगा रहता है। तो आगे देखेंगे, इसके आधार से कुछ ऊपर नल लगा होता है, ठीक है, मतलब जो ये बेस है इसी के ऊपर से थोड़ा यहाँ नल लगा होता है पानी आने के लिए, ठीक है, जिससे गर्म वायु की धारा परिवर्तक के अंदर पिघले अयस्क में प्रवाहित की जाती है। अर्थात देखिए यहाँ पास इसी क्या बोला जाता है, नल बोला जाता है। यहाँ से गर्म वायु अंदर जाती है, ठीक है। आवश्यकता अनुसार परिवर्तक को घुमाकर पलटाया जा सकता है, जिससे
अभिक्रिया समाप्त होने पर पदार्थ को उड़ेल कर अर्थात उसमें से निकाल कर खाली कर लिया जाता है। अब आगे देखिए, मैट के गर्म होने पर मैट में उपस्थित फेरस सल्फाइड वायु से ऑक्सीकृत होकर फेरस ऑक्साइड बनाता है, जो रेत से संयुक्त होकर फेरस सिलिकेट में परिवर्तित हो जाता है। इसे धातुमल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये क्या होगा, 2FeS प्लस 3O एरो 2FeO प्लस 2SO2 बनेगा और फिर आपका होगा FeO प्लस SiO2 क्या बनाएगा, फेरस सिलिकेट, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, धातुमल कहा जाता है, धातुमल। चलिए ये इतना कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है।